हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कनक एंड आई एम सी एंटर स्टूडेंट। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे, अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो तो आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, आपको किस हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स है और आप क्लियर कर जाओ। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले अगर आपका क्लासेस आई होप सो कंप्लीट हो गया होगा अगर आप ग्रुप 1 ही प्लान किए हो तो, बट अगर नहीं भी हुआ तो आपके पास अभी इनफ टाइम है। 31 जनवरी तक एक रखो आप कि मेरे को किसी भी हाल तक 31 जनवरी तक सारा क्लासेस को कंप्लीट करना है। अगर एक दो दिन का डिफरेंस फिर भी ले लो, लाइक 2 फरवरी 3 फरवरी हो सकता है, बट उससे ज़्यादा दिन प्लीज़ मत एक्सटेंड करना, ठीक है। तो अगर आप जब आपका क्लासेस कंप्लीट हो जाएगा, फॉर इस वीडियो के लिए अपन एग्जांपल ले रहे हैं कि 31 जनवरी तक आप कर लोगे, और प्लीज़ अब तक कर भी लेना। तो 31 जनवरी तक आप कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब आपके पास आपको देना है 3 पेपर, जो कि है अकाउंट्स एंड लॉ और टैक्सेशन। तो आपको 3 पेपर देना है, तो आपको 3 पेपर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर आपका जैसे 31 जनवरी तक अपन मान रहे, बट हाँ आपको कुछ मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना पड़ेगा। जैसे कुछ अगर घर पे कोई इवेंट हो गया या फिर कुछ ऐसा हो गया, कुछ इमरजेंसी आ गया या कुछ भी कॉलेज के एग्जाम्स आ गया, एनीथिंग कुड हैपन, अगर उसके लिए भी आप 10 दिन स्पेयर निकाल दो तो टोटल 10 फरवरी तक किसी भी हाल में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए। उससे ज़्यादा एक भी दिन आपको एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। इट इज़ अ वेरी डेडलाइन है आपका 10th एकदम 31 जनवरी तक आपको ट्राई करना चाहिए। पर अगर कुछ भी इमरजेंसी वाला सिचुएशन आ जाता है तो आप उसको 10th फरवरी तक बस कर सकते हो, उससे ज़्यादा मत एक्सटेंड करना प्लीज़, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। उसके बाद अपन मानते हैं कि आप 31 जनवरी पे आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपका 10 फरवरी में होता है तो आप 10 दिन का गैप लेके इसी को स्ट्रैटेजी को उस हिसाब से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं उस हिसाब से बताऊंगी। सो मान लीजिए अगर आपका 31 जनवरी का आपका सारा क्लासेस कंप्लीट हो गया, अब आपको रिवाइज करना है। सो आपको ये देखना है कि आप बहुत इतना टाइम पहले पढ़ो ना, बहुत सारी चीज़ रिकलेक्ट नहीं होगा, बट उस टाइम पे आपको भरोसा रखना है कि आप कर लोगे, वरना पैनिक वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। सो अगर आपको चीज़ें रिकलेक्ट नहीं हो रही है तो ठीक है यार, फर्स्ट रिवीजन है, धीरे धीरे हो जाएगा। मतलब एकदम ऐसे मत करना कि यार मेरे से नहीं हो रहा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो जाएगा सब कुछ। आपको बस अपने ऊपर विश्वास रखना है, ठीक है। तो आप 31 जनवरी को मैं मान रही हूँ कि आपका क्लासेस अब कंप्लीट हो गया है। अब 1 फरवरी से 10 फरवरी तक आप करोगे अकाउंट्स। 10 दिन बहुत अच्छा है, डिटेल में पढ़ाई करोगे, सारे सम्स को हाथ से प्रैक्टिस करोगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम डिटेल में पढ़ोगे, जितना भी कैलकुलेटर पे कमांड बना सकते हो उतना कमांड बनाओगे, सारे एडजस्टमेंट्स, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स को हाईलाइट करोगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। उसके बाद सेकेंड रिवीजन से लिए वो ट्रिकी क्वेश्चन या वो अजीब से क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहे हैं, जो ऐसा क्वेश्चन है जो फंसाएगा ही फंसाएगा, वो सब क्वेश्चन का मार्क करके रखोगे। इस टाइम पे आप सारे क्वेश्चंस करोगे। मेरे सारे क्वेश्चन से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस को बहुत सुंदर से लिख के करोगे, बट हाँ जैसे कि अगर 10 क्वेश्चन है तो उसमें से 2 क्वेश्चन को अच्छा से लिखोगे, जैसे आप एग्जाम में प्रेजेंट करोगे। बाकी 8 क्वेश्चन को सिर्फ रफ में लिख के बस देख लेना, हाथ चलना चाहिए, तब दिमाग में जाके अच्छा से सेटल होगा। तो ऐसे करके आप 10 दिन में अकाउंट्स को पूरा करोगे। तो 10 दिन में जब आप अकाउंट्स में आपका हो जाएगा तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपके पास सेकंड रिवीजन के लिए मार्क्ड क्वेश्चंस होना चाहिए, आपके लिए सेकंड रिवीजन के लिए मार्क्ड एडजस्टमेंट्स होना चाहिए। मतलब ऐसा क्वेश्चन जो पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है बट उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स है जो आपको फंसा रहे हैं, तो वो सब एडजस्टमेंट्स को मार्क कर लेना है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये एडजस्टमेंट्स होना चाहिए आपके पास एक ऐसा, अगर आपका कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छा से बना हुआ है इट्स वेरी गुड, अगर नहीं बना हुआ तो एक शीट में बना लो। उसके बाद आपका एएस पे अच्छा कमांड होना चाहिए। एएस का थ्योरी वगैरह भी कभी कभी आ जाता है, उस पर भी आप मतलब आपको उतना एकदम बुकिश नहीं लिख के आना है, बट हाँ केस स्टडी वगैरह सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको प्रोविजंस का नॉलेज होना चाहिए। मतलब एएस के अंदर क्या स्टैंडर्ड्स के अंदर लिखा क्या वो आपको पता होना चाहिए कि आप वो केस स्टडी वाला जो होता है ना उसको सॉल्व कर पाओ, ठीक है। अब उसके बाद केस स्टडी वाला को भी आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जो वैसा रहता है एएस का, उसका भी फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आप लिखोगे प्रोविजन एप्लीकेबल, देन आप लिखोगे केस इन हैंड, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। लॉ वाला सेम फॉर्मेट है, सब में यही जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जब आप प्रोविजन एप्लीकेबल लिखोगे तो आप लिख दोगे एज पर एएस इतना ये है। उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस लिखोगे, मतलब जो क्वेश्चन में उसका समरी लिखोगे। उसके बाद आप एनालिसिस लिखोगे, यू विल कनेक्ट एएस विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, लाइक वो जो भी क्वेश्चन के अंदर है। और फिर कंक्लूजन छोटा सा रहेगा, येस नो डिपेंडिंग ऑन व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। उसके बाद ऐसे जब आप करोगे तो ये चीज़ें आपकी पूरी होनी चाहिए, मतलब आपके पास ये सब होना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये 10 दिन के अंदर 5 क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। पास्ट का 2-3 आरटीपी को प्रैक्टिस करो। एमटीपी शायद आप पिछला अटेम्प्ट का ही कर लोगे, मतलब अपना अटेम्प्ट का
अपना अटेम्प्ट का जब आएगा तब करोगे ना। तो जैसे पिछला अटेम्प्ट का एमटीपी कर लियो ठीक है, पर आरटीपी आपको 2-3 अटेम्प्ट का करना चाहिए, क्योंकि एमटीपी में क्या होता है ना, क्वेश्चन आरटीपी वाले रिपीट हो जाते हैं या मॉड्यूल के। आरटीपी में नए क्वेश्चन रहता है, तो आरटीपी आपको 2-3 अटेम्प्ट का करना चाहिए, 3 अटेम्प्ट का मान लो, और अपना अटेम्प्ट को एक्सक्लूड करके 3 अटेम्प्ट। और एमटीपी आपको करना चाहिए 2 अटेम्प्ट का, एक अपना अटेम्प्ट का और एक पिछला अटेम्प्ट का। तो मतलब आप लोग का सिलेबस भी चेंज हुआ ना, तो उस हिसाब से देख लेना, बस वो क्वेश्चन करना जो आपके लिए एप्लीकेबल है। फिर उसके बाद आता है कि यहाँ मतलब 10th को जब आप आओगे तो आपके पास आरटीपी एमटीपी ये सब हो जाना चाहिए, मतलब पहले वाला का अपना नहीं करोगे तो इट्स ओके, बट आप पहले वाला का हो जाना चाहिए सारा, सिर्फ वो क्वेश्चन जो आपके लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद आपके पास एडजस्टमेंट्स हो जाना चाहिए, मतलब एडजस्टमेंट्स मार्क होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स वगैरह होना चाहिए, एएस का प्रैक्टिस होना चाहिए, ये सब आपके पास हो जाना चाहिए, और पास्ट ईयर्स का क्वेश्चन का प्रैक्टिस, ठीक है, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद सेकेंड अपन पढ़ेंगे लॉ। तो लॉ में फिर अपन 10 दिन लेंगे, आराम से सारा कीवर्ड्स को लर्न करेंगे, सेंटेंसेस अपन बना सकते हैं इज एंड वैंड ऐड करके, कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से याद करेंगे, सारा टेक्निकल वर्ड्स को याद करेंगे, जो टेक्निकल लाइंस होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस होता है, उसको आप नहीं ऐसा कर सकते कि आप अपने वर्ड्स में लिख के आओगे, आपको बुक पर लिखना पड़ेगा, आपको जो लॉ में लिखा है वो लिखना पड़ेगा, तो वो को याद करोगे आप बैठ के। फिर उसके बाद आप याद करोगे जो भी उसमें फॉर्म नंबर वगैरह है वो सब, कितना डेट में एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये सब का जो डेट्स वगैरह है, 60 डेज़ 30 डेज़ 45 डेज़ 90 डेज़, हर जगह अलग अलग डेट्स है, वो सब डेट्स को याद करोगे। उसमें से एमसीक्यू आ जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप वो सबको करो, ठीक है। अदर लॉज पे ज़्यादा फोकस करोगे, ईजी क्वेश्चन आता है, कॉर्पोरेट लॉज पे भी फोकस करोगे, बट लाइक अदर लॉज आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और कॉर्पोरेट लॉज मतलब अदर लॉज इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप उसमें श्योर हो कि मेरा 30 मार्क्स मतलब 30-25 मार्क्स सही नहीं जा रहा। और कॉर्पोरेट लॉस तो फिर कॉर्पोरेट लॉस भी ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, 60 मार्क्स है, बट हाँ फिर उसके बाद आप कॉर्पोरेट लॉस को अच्छा से करोगे। कॉर्पोरेट लॉस के अंदर ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज डिमांड करता है आईसीआई, अदर लॉस के अंदर फिर भी थोड़ा कम है, बट कॉर्पोरेट लॉस के अंदर दे डिमांड, तो आपको फिर उसके अंदर ज़्यादा कीवर्ड्स पे फोकस करना चाहिए, ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स पे फोकस करना चाहिए, ज़्यादा थोड़ा रटिफिकेशन पे फोकस करना चाहिए, और थोड़ा ये फॉर्म नंबर, और उसके बाद ये जो तभी डेट्स वगैरह है, मतलब डे वगैरह का जो है ड्यूरेशन, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे एमसीक्यूज आ सकता है, सब पे फोकस करना चाहिए। लेकिन एमसीक्यू आपका ना होना चाहिए कि आपका एकदम प्लस पॉइंट है कि मेरा 30 में से 28, 29, 25 कहीं नहीं जा रहा है, मेरे को पूरा विश्वास है। फिर आपको पास होने के लिए कितना चाहिए, बस 15 मार्क्स ही चाहिए ना, 40 के लिए सब्जेक्टिव के लिए। तो एमसीक्यूज पे आपका मतलब सबसे पहले मैं तो बोलूँगी अपने एमसीक्यूज पे बेस्ट कमांड बनाओ। और एमसीक्यू पे बेस्ट कमांड कैसे बनाओगे, जो आईसीआई का एमसीक्यू बुकलेट है ना, बेस्ट है। मैंने सिर्फ उतना ही किया था, मैंने और कुछ भी नहीं किया था एमसीक्यूज के लिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ आईसीआई का एमसीक्यू बुकलेट करो, मोर देन इनफ है, ठीक है। तो जब आप लॉ का 10 दिन में आप क्या क्या कर लोगे, आपको सारा प्रोविजंस एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, प्रोविजन नंबर से याद होना चाहिए, उसके बाद आपको उसका कीवर्ड्स याद होना चाहिए, उसका टेक्निकल वर्ड्स याद होना चाहिए, सेंटेंसेस आप बना सकते हो एंड इज वगैरह जोड़ के, उस पर ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। उसके बाद अगर कोई टेक्निकल सेंटेंसेस है तो उनको याद करना है। उसके बाद कौन सा डॉक्यूमेंट में किसका साइन वगैरह जाता है, वो सब जो जहाँ पे वो सबको आपको अच्छे से याद करना है। क्या फंक्शंस वगैरह अगर किसी का है तो उसको याद करना है। उसके बाद आपको कितना डेज़ वाला जो रहता है वो याद करना है, फॉर्म नंबर्स को याद करना है। तो ये सब आपका 20 तक हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद आता है 10 दिन आप उसके बाद टैक्स के लिए 10 दिन नहीं लगेगा, 12 दिन मान लो, 6 दिन आराम से इनकम टैक्स करो, 6 दिन आराम से जीएसटी करो, ठीक है। तो इनकम टैक्स के अंदर आपको सेक्शन नंबर्स अगर सही याद हो रहा है तो ठीक है, अगर गलत याद हो रहा है तो ना गलत याद हो रहा है ना, तो मतलब अगर सही मतलब याद कर सकते हो ना तो करो, नहीं याद हो रहा है ना तो मत करो। जैसे ज़रूरी नहीं है कि आप सब याद करो, बट जैसे मानते हैं कि डिडक्शंस का इंपॉर्टेंट रहता है, तो डिडक्शंस का अगर सेक्शन नंबर याद कर सकते हो तो डिडक्शंस का याद कर लो। बाकी अगर हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी ये सब, या फिर मॉड्यूल नंबर 1 ये सब का नहीं भी याद करोगे ना चलेगा, पर डिडक्शंस का कर लो, इट्स वेरी गुड। डिडक्शंस का अगर आप कर लोगे तो, बाकी का नहीं भी करोगे सेक्शन नंबर, इट्स ओके, ठीक है। पर एग्जाम में ना गलत सेक्शन नंबर नहीं लिखना, नहीं याद आ रहा तो मत लिखो सेक्शन नंबर, पर गलत मत लिखना, ठीक है। तो आप डिडक्शंस का सेक्शन नंबर याद करो, बाकी का मत याद करो, ठीक है। डिडक्शंस का एकदम सही से याद करो, ATG ये सब एकदम अच्छा से आपको याद होना चाहिए, ATD ATU, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इनकम टैक्स, मतलब ये इनकम टैक्स के अंदर आपको सेक्शंस होना चाहिए, अच्छा से आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए, लिख के प्रैक्टिस करो। ICI मॉड्यूल का सारा इलस्ट्रेशन, सारा क्वेश्चन को सॉल्व करो। पास्ट ईयर होता है रेलिवेंट नहीं होता टैक्स के लिए, क्योंकि हमेशा चेंज होता रहता है, प्रोविजन वगैरह अमेंडमेंट आता रहता है। तो पर ICI मॉड्यूल इज़ वेरी गुड, तो ICI मॉड्यूल का सारा क्वेश्चन अच्छा से करो। उसके बाद पिछला अटेम्प्ट का RTP MTP इज़ ऑल्सो नॉट वेरी यूजफुल फॉर टैक्स, अपना अटेम्प्ट का कर लेना बस उतना काफ़ी है। उसके बाद आता है कि
जो भी मतलब कि प्रोविजंस आपको ये आप उसको अप्लाई करना आपको आना चाहिए, लाइक क्वेश्चंस में कहाँ पे वो अप्लाई होगा ये सब आपको पता होना चाहिए, या अगर कोई या फिर अगर कोई और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो उसमें कैसे अप्लाई होगा ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये सब आप कर लोगे, मतलब क्वेश्चंस वगैरह सारे सॉल्व कर लेना। इसके अंदर भी आप सेम करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लोगे फॉर द सेकेंड रिविजन, ठीक है। तो इसमें भी तो जब आपका 6 दिन में आपका इनकम टैक्स होगा ना, तो उसके अंदर आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होना चाहिए फॉर नेक्स्ट रिवीजन, आपके पास इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स मार्क होने चाहिए, आपके पास सेक्शन नंबर्स आपको याद होने चाहिए लाइक डिडक्शंस के। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन में क्या क्या है, उसको आपको इंग्लिश में फ्रेम करने आना चाहिए, लाइक पूरा बुकिश नहीं, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि क्या है और उसको इंग्लिश में आप अच्छा से फ्रेम कर पा रहे हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, क्योंकि एग्जामिनर तो उसी से मार्क्स देगा ना, उसको नहीं पता कि आप हिंदी में क्या लिख रहे हो, जो आप पेपर में लिखोगे उस हिसाब से मार्क्स मिलेगा, तो आपको उसको अच्छे से एक्सप्रेस करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप कर लोगे। फिर उसके बाद आपको करना है जीएसटी, और ना इनकम टैक्स में कोशिश करना ना कि आप थोड़ा सा चीज़ों को ना शॉर्ट कर पाओ, क्योंकि क्या होता है ना, टैक्स इज़ वेरी बिग सब्जेक्ट, और 1.5 डेज जब मिलता है एग्जाम से पहले रिवाइज करने के लिए तो हालत बहुत ख़राब हो जाता है। पर्सनल ओपिनियन है मेरा, मेरे से 2 चैप्टर नहीं रिवाइज हो पाए थे, जबकि मैंने जब मैं सोई थी मेरे एग्जाम में 2-3 घंटे 3-4 घंटे, बट मेरे से फिर भी 2 चैप्टर्स नहीं हो पाए थे रिवाइज जीएसटी के, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। तो इसलिए ट्राई करना कि आप इनकम टैक्स का ना बहुत शॉर्ट समरी नोट्स वगैरह बनाते हुए चल रहे हो, जिससे आप इजीली रिवाइज कर लो, ठीक है। और जीएसटी में भी सेम चीज़ होगा जैसे इनकम टैक्स में, वही एडजस्टमेंट्स वगैरह क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क होना चाहिए, मॉड्यूल का क्वेश्चंस कर लेना, और अपना वाला अटेम्प्ट आरटीपी एमटीपी कर लेना, इट्स वेरी, और अमेंडमेंट्स को कवर कर लेना, जो भी अमेंडमेंट्स आएगा ना उन सबको कवर कर लेना। अमेंडमेंट्स से आ जाता है अच्छे खासे क्वेश्चंस, मेरे में तो बहुत सारे आ गए थे, तो अमेंडमेंट्स को अच्छे खासे से कवर कर लेना। और जीएसटी में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जीएसटी में भी नोट्स बना के रखो, कौन सा GSTR 9 है, GSTR 8, ये सब जो भी ये सब को याद रखो, ये क्या क्या चीज़ के लिए क्या, ये सब को आपको याद रखना चाहिए। और ना ये सब का ना शॉर्ट नोट्स वगैरह बना के रखना, क्योंकि वरना ना रिवाइज़ करने में टैक्स एग्ज़ाम से पहले ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट रिविजन का हो गया 10 डेज़, मतलब 12 डेज़। तो मैं मान रही हूँ 5 मार्च तक होगा, 3 दिन ऐसे मार्जिन रख रहे कि कुछ हो जाएगा, तो 5 मार्च तक होगा। फिर उसके बाद आप 6 दिन के अंदर आप सेकेंड रिवीजन कर सकते हो, फिर आप उसके हिसाब से फिर आप 5 दिन के अंदर थर्ड रिवीजन कर सकते हो। तो अगर आप 6 दिन के अंदर 3 सब्जेक्ट का रिवीजन करोगे तो 18 दिन हो जाएगा, फिर आप 15 दिन उधर लेके कर सकते हो, ठीक है। और फिर जब आप सेकेंड रिवीजन कर लोगे उसके बाद आई विल से कि आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह लिखना स्टार्ट करो। अगर टेस्ट सीरीज़ नहीं भी लिख रहे हो तो ICA का MTP 1 आ जाएगा ना, उसको लिख दो अच्छा से एकदम घर पे एग्जाम लाइक कंडीशन बना के, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि टेस्ट सीरीज़ में आपको मतलब टेस्ट सीरीज़ में अगर देते हो तो भी अच्छा है, आप टेस्ट सीरीज़ के लिए भी मैं वीडियो बना दूँगी कि आप कौन कौन से टेस्ट सीरीज़ को रेफर कर सकते हो। तो अगर टेस्ट सीरीज़ नहीं भी रेफर करते हो ICA का MTP 1 वगैरह लिख दो, इट्स गुड। तो ये ग्रुप 1 का स्ट्रैटेजी है, आप इस हिसाब से फॉलो कर सकते हो। इस हिसाब से आपका 3 से 4 रिवीजन आप इंश्योर कर लोगे, ठीक है। और आप बहुत अच्छा से आपका सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी मार्क्ड रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका टेस्ट वगैरह भी आप लिख चुके रहोगे। और अगर आप मेरे से पूछो तो कितना टेस्ट वगैरह लिखना चाहिए, तो आपको जैसे डिपेंडिंग ऑन टाइम, अगर टाइम कम है तो 1 भी चलेगा, मैंने खुद 1 ही लिखा था, बट अगर टाइम ज़्यादा है तो 2 भी लिख सकते हो। 2 इज़ सफिशिएंट, ठीक है, इतना ही प्रैक्टिस काफ़ी है, तो 2 तक सफिशिएंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आप इसको ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई करो और जो मैंने बोला उस हिसाब से करो, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू।